नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपके लिए लगातार 10-10 प्रश्नों की छोटी छोटी वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। इसीलिए इस वीडियो सीरीज़ का मैंने नाम रखा है छोटो प्रश्नों की श्रृंखला। ये छोटो प्रश्नों की श्रृंखला 6 है, जिसके अंतर्गत मैं 10-10 क्वेश्चंस को बताता हूं आपको। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम, चाहे वो उत्तर प्रदेश का लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, इस प्रकार के वनडे एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये पिछले एग्ज़ाम में कई एग्ज़ाम है उनमें आए हुए प्रश्न हैं और आने वाले एग्ज़ाम में इनके आने की संभावना प्रबल है। मैं 10-10 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। उन प्रत्येक क्वेश्चन में तकरीबन 2 से 3 फैक्ट मैं आपको जोड़ करके बताता हूं, जिसके माध्यम से तकरीबन 25 से 30 प्रश्नों की श्रृंखला हो जाती है। ये प्रश्न वैसे तो 10 है, लेकिन उनसे जुड़े प्रश्नों को मिला करके 25 से 30 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला हो जाती है। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पूरी वीडियो सीरीज़ को फॉलो करिए, वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसके अलावा और किस प्रकार की वीडियोस आपको चाहिए या किस प्रकार के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार की वीडियोस की आपको ज़रूरत है, तो उस प्रकार की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से नए कर अलाउद्दीन ने कृषकों पर लगाए थे। कृषकों यानी किसानों पर लगाए थे। तो ये कर थे चरागाह एवं गृह कर। चरागाह कर कौन सा होता है? तो जो भी दुधारू पशु यानी जो भी दुधारू पशु या जानवर थे उन पर लगाए गए कर चरागाह कर होते हैं। और जो गृह कर यानी घर पर या जो झोपड़ी वगैरह थी, निवास था, उस पर जो भी कर लगाए जाते थे उसे बोलते थे गृह कर। अब इसके अलावा इससे जुड़े फैक्ट अगर और देखते हैं तो अलाउद्दीन की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यह कि अलाउद्दीन खिलजी वंश का एक शासक था, खिलजी वंश का। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी कुछ न कुछ अलग करता रहता था। जैसे इसने एक बार एक नए प्रकार के धर्म को बनाने की घोषणा की थी, जिसको इसने अपने सलाहकार के सलाह पर इसे त्याग दिया था। इसके अलावा ये एक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने क्या किया था कि जो भी उलेमा थे या जो खलीफा थे उनकी मान्यता नहीं लेती, क्योंकि इसके पहले जितने भी शासक थे वो सभी उलेमा और खलीफाओं से मान्यता लेते थे और उनके मान्यताओं के आधार पर गद्दी पर बैठते थे। लेकिन यह अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने इन उलेमाओं से और इन खलीफाओं से कोई भी खिलअत यानी कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया था। खिलअत प्रमाण पत्र को बोलते हैं। किसी प्रकार का कोई खिलअत या प्रमाण पत्र नहीं लिया था। तो इसने इस प्रकार का करने वाला पहला सुल्तान बन गया था। इसी तरीके से इसने एक जो नए प्रकार के कर जो कि चरागाह कर और गृह कर था, इसको इसने लागू किया था, जिससे ये किसानों से इस प्रकार के कर लेता था, चरागाह कर और गृह कर। इसके अलावा अगर और बात देखें तो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या इसने 1296 ईस्वी में कर दी थी और उसके बाद एक गद्दी पर स्वयं बन बैठा था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन कौन था? जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। इसी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने। और 1296 में इसकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया था दिल्ली की। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सल्तनत काल में सेना विभाग का अध्यक्ष, जिसके पास सैनिकों की भर्ती, रसद पूर्ति, अस्त्र शस्त्र की पूर्ति, सेना के संचालन की जिम्मेदारी थी, वह कहलाता था। तो उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे आरिज-ए-ममालिक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो भी सबसे पहली चीज़ तो प्रश्न यह है कि आरिज-ए-ममालिक क्या है? तो सेना विभाग से संबंधित जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे आरिज-ए-ममालिक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे जुड़े और फैक्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर आरिज-ए-ममालिक हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और जो तथ्य हैं, जैसे इसे बोलते हैं दीवान-ए-अर्ज, यानी आरिज-ए-ममालिक को दीवान-ए-अर्ज भी कहा जाता है। दीवान-ए-अर्ज यानी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दीवान-ए-अर्ज या आरिज-ए-ममालिक से जोड़ करके। तो आप इसको याद रखिएगा कि दीवान-ए-आरिज या आरिज-ए-अर्ज, इन दोनों का कार्य यानी इन दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन कार्य सेम है, सेम विभाग यानी समान विभाग हैं, एक ही विभाग हैं। अब इस बात करते हैं इस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इस विभाग की स्थापना की थी गयासुद्दीन बलबन ने इस विभाग की स्थापना की थी आरिज-ए-ममालिक की। और जो ये गयासुद्दीन बलबन था यह गुलाम वंश का एक शासक था जिसका असली नाम बहाउद्दीन था।
इसका असली नाम यानी बलबन का असली नाम बहाउद्दीन था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़े और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वह कौन सा सुल्तान था जिसने कृषि की उन्नति हेतु दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। तो उस जो सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT बोलते मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक, यानी ये गयासुद्दीन तुगलक का इसने इसके बाद बैठा था, यानी गयासुद्दीन तुगलक ने इस तुगलक वंश की स्थापना की थी। संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। मैंने अभी आपको बताया था गयासुद्दीन बलबन, तो जो गयासुद्दीन बलबन था वह बलबन था, और जबकि ये तुगलक हैं। तो बलबन, जो गयासुद्दीन बलबन था, ये गुलाम वंश का शासक था, जबकि जो गयासुद्दीन तुगलक है यह इस तुगलक वंश का संस्थापक है। और इसकी मृत्यु के बाद, यानी इसकी मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में। इसकी मृत्यु के बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक है यह गद्दी पर बैठा था, और इसने अमीर ए कोही जो भी एक विभाग था उसकी स्थापना की थी, चूँकि विभाग था कृषि की उन्नति हेतु। अब ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इससे जुड़े और अगर हम फैक्ट देख लेते हैं तो 1325 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा, और यह तुगलक वंश का सबसे विद्वान और सबसे शिक्षित, तुगलक वंश का यानी पूरे सल्तनत काल में सबसे विद्वान और सबसे शिक्षित व्यक्ति यही था। इसके अलावा एक चीज़ और प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सल्तनत कालीन सुल्तान था जिसने अपनी दिल्ली का स्थानांतरित किया था। तो दिल्ली से गद्दी जो राजधानी थी देवगिरी ले गया था यही मोहम्मद बिन तुगलक, और इसका नाम रखा था इसने दौलताबाद। इसका नाम रखा था दौलताबाद। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि दौलताबाद राजधानी किसने स्थापित की थी, वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हो जाती है 1351 ईस्वी में, तो इसके बाद इसका चचेरा भाई जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, यह गद्दी पर बैठ जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। उनके कूटों की सहायता से जो सही विकल्प है उसका हमें चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूची 1 दी हुई है, इसके बाद सूची 2 आप यहाँ पर देख सकते हैं, सूची 2 ये दी हुई है। और इस सूची के अंतर, इसको छोटा कर लेते हैं, इस सूची के अंतर्गत दिए हुए जो भी तथ्य हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सूची 1 है इसके अंतर्गत शहना, तो शहना होता है जो बाजार का अधिकारी होता है, उसे शहना बोलते हैं। मुस्तखराज ये होता है कृषि के जो बकाया सूची होती है उसका जो बकाया वसूली होती है, वसूली करता था। मुस्तखराज वसूली करता था कृषि से संबंधित बकायों की। जब वरीद होता था ये होता था गुप्तचर, वरीद को बोलते थे गुप्तचर। और जो अच्छी प्रकार के निरीक्षित जो सैनिक होते थे उन्हें बोलते थे मुस्तखराज। तो मुस्तखराज एक सुशिक्षित प्रशिक्षित सैनिक हुआ करते थे। तो इस प्रकार से जो का है उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लगातार ये क्रम से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका जो कूट है वो क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4, यानी ऑप्शन सी 1 2 3 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस सुल्तान के शासन काल में संस्कृत ग्रंथों का अरबी भाषा में सर्वाधिक अनुवाद कार्य हुआ है, यानी संस्कृत जो भी ग्रंथ थे उनका फारसी और अरबी भाषा में सर्वाधिक अनुवाद हुआ है। तो ये किसके शासनकाल में हुआ है? ये शासनकाल में हुआ है फिरोज शाह तुगलक के, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो ग्रंथ थे संस्कृत के उनका फारसी एवं अरबी भाषा में सबसे अधिक अनुवाद हुआ है। अभी तुगलक का मैंने बताया था कि तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक बैठ गया था गद्दी पर, और उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। और इसने भी कई विभागों की स्थापना की थी। इसने दीवान ए बंदगान जो कि दास होते तो उनके लिए, दीवान ए खैरात जो भी खैरात का मतलब आप जानते हैं कि इसमें जो दान वगैरह किया जाता था, जो भी मुस्लिम लड़कियां थीं, जो भी विधवाएं मुस्लिम होती थी तो उनके लिए उनके पूरे तरीके से, जैसे मान लीजिए विधवा है तो उसके लिए किस प्रकार से उसके जीवन बसर के लिए दान दिया जाए, या जो लड़कियां होती थी मुस्लिम लड़कियां होती थी उनकी शादी के लिए दान दिया करता था। तो इस प्रकार का जो विभाग था उसको कहते थे दीवान ए खैरात, यहाँ पर दान दिया जाता था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि जो जिसके शासनकाल में
संस्कृत ग्रंथों का सबसे अधिक फारसी एवं अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमीर खुसरो ने निम्नांकित में से किस ग्रंथ में स्वयं के भारतीय होने का गर्व करते हुए भारत को स्वर्ग के उद्यान के समान बतलाया है? तो वह है नूह सिपिहर। नूर सिपिहर जो एक ग्रंथ था जिसके अंतर्गत अमीर खुसरो ने स्वर्ग के उद्यान के समान इसको बताया हुआ है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुर्कों ने अपने भवन निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया था? तो तुर्कों ने शिला एवं शहतीर शैली का प्रयोग किया था, गुंबद एवं मेहराब शैली का प्रयोग किया था। यानी जो दोनों दी हुए शैलियाँ हैं, इन उपयुक्त दोनों शैलियों के आधार पर अपने भवन का निर्माण किया था। जो भी तुर्क थे, तो जो भी अरबी एवं अरबी के अलावा जो भी भारतीय वास्तुशास्त्र कला थी, भारतीय स्थापत्य कला थी, उसके आधार पर जो भी शैली मिश्रित शैली बनी थी उसे शिला, शहतीर और गुंबद मेहराब शैली कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शंकराचार्य का जन्म केरल में कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो केरल में 8वीं शताब्दी में हुआ था। तो शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। किस शताब्दी में हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शरण धर्म के रूप में निम्नांकित में से किस भक्त संत ने स्वयं को उपदेशों का प्रचार किया था? तो ये प्रचार किया था शंकर देव ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15वीं एवं 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन की प्रमुख सामाजिक देन क्या थी? यानी ऐसी क्या विचारधारा थी जो समाज के लिए अच्छी थी? तो वो थी ऑप्शन पहला, सांप्रदायिक एकता पर बल था, सद्भावना व सहिष्णुता की स्थापना एवं सहयोग के वातावरण के निर्माण पर यह बल दिया गया। तो सभी सामाजिक देन थी, प्रमुख सामाजिक देन थी भक्ति आंदोलन की। तो आई होप आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो कैसी लगी तो लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।